बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटा राजन की जानिब से दाऊद इब्राहिम का दिफा करना और शिवसेना के बाल ठाकरे को चैलेंज करना दाऊद इब्राहिम को बहुत अच्छा लगा। दाऊद इब्राहिम रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री और होटल की सनद में बहुत कुछ कमा चुका था। इसे मालूम था कि हिंदुस्तान के दरवाजे इस पर अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज वो सोफे पर बैठा एक बहुत ही अहम फैसला करने के बारे में सोच रहा था। इसे अंदाज़ा था कि इसका बिजनेस सही अंदाज में चलाने की सलाहियत छोटा राजन में है, लेकिन अगर वो तमाम तर जिम्मेदारियां इसके सुपुर्द कर देता है तो शकील, श्वेता, शिराड अन्ना और दीगर अहम साथी न सिर्फ नाराज़ हो जाते हैं बल्कि डर था कि गैंग में बगावत हो जाती। ये लोग छोटा राजन के मातहत काम करने को हरगिज तैयार न थे। मुख्तलिफ अकसाम के हल सोच सोच कर आखिरकार दाऊद इब्राहिम आजिज आ गया, लेकिन किसी न किसी फैसले पर पहुंचना दाऊद इब्राहिम के लिए ज़रूरी था और इसे इस सिलसिले में जल्द ही कोई फैसला करना था, क्योंकि मामलात हाथ से निकलते जा रहे थे। दाऊद इब्राहिम अब नहीं तो कभी नहीं की सूरत हाल से दो चार था। गो इसका जहन किसी हल से खाली था, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा रहा। इसने ये फैसला कर लिया था कि आज ये मसला हल करके ही उठना है। दाऊद इब्राहिम सिगार पर सिगार पीता गया और पूरा कमरा धुएं के बादलों से भर गया। गहरी सोच में गर्क दाऊद इब्राहिम को बिला आखिर एक हल सूझ गया। दाऊद इब्राहिम ने तय कर लिया कि वो बालादस्ती के लिए रोज रोज के इन झगड़ों से नहीं निपट सकता, इसलिए वो सबको मीटिंग में बुलाएगा। इसने ठान ली कि इन सब को बुलाकर साफ साफ कह देगा कि वो किसी के हक में भी वन मैन शो का कायल नहीं है। बिला आखिर मीटिंग बुलवाई गई और दाऊद इब्राहिम ने इस बात का यकीन कर लिया कि तमाम अहम अफराद मीटिंग में मौजूद हैं। ये मीटिंग दुबई के वाइट हाउस में बुलाई गई थी। दाऊद इब्राहिम ने इंतहाई संजीदा लहजे में इनसे कहा, मैं तुम्हारी आपस की रोज रोज की लड़ाइयों से आजिज आ चुका हूँ। तुम्हारे इन झगड़ों से बिला आखिर पूरा गैंग कमज़ोर पड़ जाएगा। ये सब बंद करो, अपनी ताकत को एक जगह जमा करो और इसे अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करो। एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश ना करो। दाऊद इब्राहिम ने इस मीटिंग में इंतहाई संजीदा और सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए मीटिंग के तमाम शुरका पर वाज़ेह कर दिया था कि वो गैंग के अंदर किसी लापरवाही और झगड़े को हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने गैंग बनाने और इसे दुनिया में फैलाने में अपना घर बार, वतन और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को भी कुर्बान कर दिया था। इसने सब पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि गैंग की सालमियत पर वो किसी को भी तरजीह देने को तैयार नहीं और गैंग में सिर्फ एक ही बॉस है, यानी दाऊद इब्राहिम। इसके अलावा किसी को बॉस समझना सरासर गलती होगी और गलती का खमियाजा भुगतना होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद दाऊद इब्राहिम ने गरजते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम सबको वार्निंग है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर बिजनेस की तरफ ध्यान दो। आपस में झगड़ा धंधे की मौत है। मुझे बिजनेस अपने भाई से भी ज़्यादा अजीज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाओ। कमरे में किसी ने चाहा कि दाऊद इब्राहिम से कह दे कि तमाम झगड़ों और फसादात की जड़ छोटा राजन उर्फ नाना है, लेकिन बराह रास्त ये कहने के बजाय इसने कहा कि दाऊद इब्राहिम इस बात को यकीनी बनाए कि राजन सबके साथ इंसाफ और रवादारी का मामला करे। इस पर दाऊद इब्राहिम ने कहा, नाना मेरे बुरे वक्तों का दोस्त है, मैं इसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। बहरहाल आज से मैं देखूंगा कि गैंग में कोई किसी के साथ ज्यादती न करे। गैंग में सब बराबर हैं, सब लोग मुझे रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। तुम सब मेरे लिए बराबर हो, कोई मुझे कम या ज़्यादा अजीज़ नहीं है। ये मीटिंग मुख्तसर थी। दाऊद इब्राहिम का ख्याल था कि इस मीटिंग के ज़रिए इसने गैंग में महसूस होने वाले ख़तरे को टाल दिया है। अब इसके साथियों को चाहिए था कि एक दूसरे के लिए अपने दिलों को साफ करें और मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ दाऊद इब्राहिम ने आकबत अंदेशी का सबूत ना दिया, बल्कि आने वाले ख़तरे से सरफ़े नज़र भी किया। राजन दाऊद इब्राहिम की जानिब से इसकी तरफदारी पर काफ़ी खुश था, लेकिन श्वेता और शकील को ये बात अच्छी नहीं लगी। इनके मुताबिक इसका मतलब ये था कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। बम्बई में लासानी फसादात फूटने से लेकर
बम्बई धमाकों के दरमियान के अरसे में कई मीटिंग्स हुई थीं। इन तमाम मीटिंग्स का एहतमाम छोटा शकील किया करता था। गैंग में मौजूद हर फर्द को इस बात का अंदाज़ा था कि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए बहुत अहम है और दाऊद इब्राहिम इस पर बहुत भरोसा और इन्हिसार करता है। इसके बावजूद छोटा शकील राजन को इन मीटिंग से दूर रखता था। जब लोग पूछते थे कि राजन क्यों नहीं आया तो छोटा शकील कह देता था कि वो हिंदू है, इसे इन मामलात से कुछ लेना देना नहीं और ना ही वो इन मामलात में दिलचस्पी रखता है। राजन के इल्म में जब ये बातें आईं तो इसे बहुत दुख हुआ। इसने कई मरतबा दाऊद इब्राहिम से इसका जिक्र करना चाहा, लेकिन इस दौरान दाऊद इब्राहिम आलमी सतह पर खुद को डॉन बनाने में मसरूफ़ था और वो गैंग के छोटे मोटे झगड़ों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, लिहाजा वो खामोश रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राजन और शकील का तनाज़ा सबकी ज़ुबान, यहाँ तक कि आम लोगों की ज़ुबानों पर भी आने लगा। अब डी कंपनी में शकील ग्रुप और राजन ग्रुप बन गए थे और सन 1993-94 तक ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े थे। राजन ने गैंग के कामकाज छोड़कर खुद को घर तक महदूद कर लिया था। राजन अब वापस भारत जाने की सोच रहा था, लेकिन इसके पास इसका पासपोर्ट नहीं था। इसका पासपोर्ट कफील के पास था। दाऊद इब्राहिम और इसके गैंग के लड़के इंतहाई उजलत में दुबई आकर आबाद हुए थे और इस सिलसिले में इंतहाई बाअसर शेखों ने उन्हें मदद फराहम की थी। इन शेखों ने किसी भी किस्म की गड़बड़ के पेश नज़र दाऊद इब्राहिम के तमाम लड़कों के पासपोर्ट अपनी तहवील में रख लिए थे और दाऊद इब्राहिम के लिए भी इसी में फ़ायदा था। दाऊद इब्राहिम ने शेख दाऊद हसन और दाऊद खान के नाम से यूएई की शहरियत हासिल कर रखी थी। राजन ने गैंग को तरक्की देने में दिन रात मेहनत की थी और अब भी इस गैंग के लिए काम करना चाहता था, लेकिन इसे छोटा शकील और श्वेता के रवैयों से बहुत दुख हुआ था। इसे महसूस होने लगा कि इसके हर काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और इसके लिए गैंग में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। हालात इसी मोड़ पर आ चुके थे कि अगर राजन के हाथ में होता तो इसी लम्हे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से रवाना हो जाता, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से ऐसे मौके पर राजन खुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह दुबई से निकले। इसे इस बात का अंदाज़ा भी था कि दुबई में ज़्यादा देर ठहरना इसके लिए ख़तरे से खाली नहीं, इसे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। इसी दौरान एक मरतबा फिर दाऊद इब्राहिम ने गैंग में पार्टी बाजी का सख्ती से नोटिस ले लिया और सबको मीटिंग के लिए दोबारा बुला लिया। दाऊद इब्राहिम की हदायत थी कि मीटिंग में सबका हाजिर होना ज़रूरी है। भाई की हुक्म अदूली कौन कर सकता था, और वो भी किसी माकूल उज़र के बगैर। एक अनजाना सा एहसास राजन को मीटिंग में जाने से रोक रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी इसे जाना था। बड़ी मुश्किल से इसने कंघी की और गाड़ी की चाबी उठाई और जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगा फ़ोन की घंटी बजने लगी और वो फिर अंदर आ गया। ये फ़ोन कॉल सुनते ही राजन के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हो गए। फ़ोन राजन के एक साथी की तरफ से था जो पहले ही मीटिंग के मुकाम पर मौजूद था। इसने राजन से कहा, नाना वो लोग तुमको टपकाने का मंसूबा बना रहे हैं। ये बात सुनते ही राजन पर खौफ सा तारी हो गया। ये एक ऐसा एहसास था जो सैकड़ों कत्ल के मंसूबे बनाते वक्त कभी इसे ना हुआ था, लेकिन आज जब कोई खुद इसको कत्ल करने का मंसूबा बना रहा था तो इसकी हालत गैर हो रही थी। इसने फ़ोन रखा, गाड़ी बाहर निकाली और आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करने लगा। वो सोचने लगा कि पार्टी में जाऊं या दाऊद इब्राहिम भाई को कहीं अलहदगी में शकील की गद्दारी से आगाह करूं। फिर वो सोचने लगा कि दाऊद इब्राहिम इसकी बात पर यकीन भी करेगा या नहीं। अगर दाऊद इब्राहिम ने इसके इस खौफ को वहम कहकर नज़रअंदाज कर दिया तो। राजन का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। इसकी गाड़ी की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन इसके जहन की सड़क पर ख्यालात तेज़ी से रवां दवां थे। पार्टी का मुकाम इसके घर से आधे घंटे के फासले पर था, लेकिन वो गाड़ी इधर उधर घुमा रहा था। 1.5 घंटे के बाद भी वो पार्टी के मुकाम के करीब न पहुंचा था। गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई और शाम से रात। अचानक ही राजन को अंदाज़ा हुआ कि इसे गाड़ी चलाते चलाते 3 घंटे गुजर चुके हैं।
اب اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے پوری قوت سے گاڑی کی رفتار بڑھانی شروع کر دی۔ شاید وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے گاڑی دبئی میں انڈین ایمبیسی کی جانب گھما دی۔ اس وقت تک انڈین ایمبیسی UAE میں دھوکے سے لائے گئے بھارتی افراد اور پاسپورٹ جیسے مقدمات نپٹایا کرتی تھی۔ چھوٹا راجن کے وہاں جانے سے اس ایمبیسی کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہونا تھا۔ جاری ہے۔